दो तीन छोटी छोटी गुजारिशें हैं, इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसमें कुछ बच्चे रिफ्रेशर के भी हैं, कुछ बच्चे रेगुलर के भी हैं। सर सबसे पहले तो इस तरह FR2 का रिजल्ट आया, मेरे हिसाब से एक अच्छा रिजल्ट है, एक एवरेज रिजल्ट है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पेपर्स रुके भी हैं, और जिनके पेपर्स रुके हैं वो हाई 40s में रुके। ठीक है, एक ट्रेंड आप नोट करो FR2 के पेपर्स में। वो ट्रेंड ये कि पिछली 4 से 5 अटेम्प्ट का आप पेपर्स उठाओ ना, आपको पेपर्स के अंदर एक अजीब चीज ये नजर आएगी कि कोई सवाल भी आपको पुराने पास पेपर जैसा नहीं नजर आएगा। जो बंदा पर्चा बना रहा है उस बंदे ने ये दिमाग बना लिया कि जी मैं कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करूंगा लोगों को, और इस तरह टेस्ट करूंगा कि कॉन्सेप्ट टेस्ट हो। और जो बंदा पुराने पेपर सिर्फ इस नियत से देख के आए कि उसी जैसा सवाल आ जाएगा, तो उस बंदे को जरा सा एक झटका लगे ठीक ठाक। उस बंदे ने लास्ट अटेम्प्ट में एक सीए फाइनल का क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट्स हैं, वो उठा के उसने डाल दिया। इस लास्ट एग्जामिनर ने सर जो सवाल डेफिटेक्स का पूछा है, अच्छा क्वालिटी सवाल बना के पूछा, इसमें काफी सारी चीजें उसने टेस्ट की। अतः कि सब लोगों को जिनको लगा ना कि पेपर आसान था, उनको सवाल समझ ही नहीं आया कि था क्या उसके। ठीक है जी, तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चा लास्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ है ना, आप ये सोच के जब आप पेपर दें कि मैं पहली दफा पर्चा दे रहा हूं, और ये पर्चा मैंने FAR2 का नहीं देना है बल्कि FFR का देना। ठीक है, ये पेपर मैंने किसका देना है? FFR का पेपर देना। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको सवालात भी उसी तर्ज पे करवाऊंगा। ठीक है जी, तो मैं जब लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखा है और उसके बाद रिजल्ट देखा है, ठीक है जी, लेकिन हमारा उससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि कोई वो पेपर वेपर देता हो किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये बात करना सबसे फजूल बात होगी कि हमें तो पहले से ही पता होता है कि क्या रबिश बकवास। ठीक है ना, सफेद झूठ, आई कैप की ट्रांसपेरेंसी में कोई बंदा क्वेश्चन नहीं उठा सकता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि वो बंदा भी एक टीचर रह चुका है, और जो बंदा भी पर्चा बनाता है वो बंदा जानता है कि बच्चे क्या चीज पढ़ के आते हैं, क्या चीज छोड़ के आते हैं। ठीक है, आप एक और चीज नोट करें जो हम मिस कर देते हैं, बहुत बुरे तरीके से मिस करते हैं, जो हमने मिस की भी इस दफा। उसने जो रेफर का सवाल पूछा है ना, इससे मिलता जुलता सवाल उसने एक अटेम्प्ट पहले सीए फाइनल में पूछा। ठीक है जी, एक अटेम्प्ट पहले उसने सीए फाइनल में इससे मिलता जुलता सवाल पूछा। उससे जो IFRS 15 पे सवाल पूछे वो तकरीबन 2 अटेम्प्ट पहले इसी एग्जामिनर ने सीए फाइनल में पूछा। ठीक है जी, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि पिछले 5 अटेम्प्ट के जो फाइनल के पेपर है वो लेके चलूंगा। अच्छा, मैं फिर एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारे बैच चल रहे हैं, वो आकाश का एक बैच चल रहा है, एक मेरा बैच चल रहा है। जिस बच्चे की बेसिक्स भी वीक है ना, बेसिक्स का मतलब है उसको बिल्कुल ही नल्ला है, फारिग है, ठीक है जी, तो वो मेरे साथ ना बैठे। ठीक है जी, वो मेरे साथ ना बैठे। मेरे साथ बच्चा बैठे जिसका थोड़ा सा IQ लेवल ऊपर है। ठीक है, क्योंकि मैं तैयारी इस तरह कराऊंगा जैसे आप फाइनल के लिए तैयारी करें। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा साथ रह के सस्टेन करके चल सकता है, तो दिमाग उसका बन जाए, चल जाए वो, ठीक है जी, तो इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में कोई चीज आपको मुश्किल नहीं लगे, ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि भैया जो साथ चलेगा ना उसको घर जाके काम करना है, मुश्किल चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मुश्किल चीजें ऐसी नहीं कि इन डायरेक्शन। ठीक है जी, कोई भी चीज आगे अपनी मर्जी से मैंने बना के दी, नहीं नहीं नहीं, मैं फोकस इस चीज पे चलूंगा। देखो मेरी लिमिटेशन है, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार FAR2 पढ़ाऊं। मेरा शायद ये बैच हो, इसके बाद एक और बैच हो, मैं इसके बाद FAR2 शायद ना पढ़ाऊं। ठीक है जी, मैं ये 2 बैचेस में मुझे रिकॉर्ड करानी है। ठीक है, ये जो आपके लेक्चर है रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर इस 2 बैचेस के अंदर मैं सारी पॉसिबल चीजें जो पेपर में पूछ सकता ना वो करा दूंगा। अगली दफा अगर मुझे कुछ चीज करनी है तो 5% लेक्चर चेंज करनी है बस। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चा थोड़ा सा ढीला है, स्लो है, वो ना बैठे इस बैच में। ठीक है, इस बैच में वो बच्चा बैठे है जिसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलना है चीजों को, और मुश्किल चीजें करने में उसको मतलब कर लेगा, तो बैठे मेरे साथ। ठीक है जी, अभी आपको थोड़े टाइम में अंदाजा हो जाएगा। दूसरा पहला टॉपिक खत्म होगा, आप उसके बाद अपने पेपर्स उठा के देखना, आपको लगेगा कि क्या कितनी हल्की चीज है। अभी हमने लीज का हिसाब किताब देखा, मैं सारे रिसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स क्लास में आपको करा दिए,
और अभी सर जैसे हम ये कवर करेंगे मैं इसको लीज से कनेक्ट करूंगा, ठीक है जी। जो टॉपिक पढ़ता जाऊंगा, पिछले जो टॉपिक्स हमने कवर किए और साथ साथ में ऐसे कनेक्ट करता जाऊंगा कि सवाल आ जाए दो टॉपिक्स मिला के। एक सवाल आया IFRS 9 और कंसोलिडेशन का मिला के, उसने कहा जी हमने एक इन्वेस्टमेंट की इक्विटी अकाउंटिंग कर दी है, जबकि इक्विटी अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए थी। ये आपके पेपर्स में आया हुआ सवाल है, ठीक है जी, दो स्टैंडर्ड मिला के पूछ लिया उसने। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, प्लस मैं ये करूंगा भैया कि आपकी एक तो क्लास हुआ करेगी रेगुलर, 2 घंटे की रोज रेगुलर क्लास हुआ करेगी, ठीक है जी। और प्लस मैं फिर कोशिश करूंगा जैसे किसी दिन रात में 9:30-10 बजे 40 मिनट का एक सेशन है जी, प्रैक्टिस सेशन, वो मैं रात को किसी वक्त आपको कनेक्ट कर लिया ऑनलाइन, 2 सवाल प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है, 2 सवाल और प्रैक्टिस करा दिए। तो मैं इस नियत से पढ़ा रहा हूँ कि मेरा एक बैंक क्रिएट हो जाए, ठीक है जी। और उसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी तैयारी ऑप्टिमम लेवल पे हो जाएगी। फिर मैं रिपीट करूंगा कि मैं थोड़ी मुश्किल चीजें कराऊंगा। जिस बच्चे का दिमाग स्लो है, पिक स्लो करता है, चीजें उसको नहीं आती है, समझ से देर से आती हैं, वो आकाश का बैच, क्योंकि आकाश जो है ना वो नीचे लेवल से उठाएगा। मैं जाऊंगा सर इस नियत से कि यार मैंने बच्चा पास कराना है, मुश्किल चीज है, नहीं समझ में आता, फिर वो जाके नीचे वो करे, ठीक है जी। मेरे साथ आपको क्लास में मेहनत करनी है, क्लास के बाहर भी करनी है, ठीक है जी। मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आज वो बना के भेजूँ इस 3-3.5 महीने में, आपको अकाउंटिंग के उस लेवल पे पढ़ाऊं कि कल जब आप चीजें करने बैठो ना तो आप बदवाएं ना दो कि यार ये नहीं हो रहा सॉल्व, यार ये क्या पढ़ा है यार, ठीक है ना। ये आपके साथ सिनेरियो, ये मैं एश्योरेंस देता हूँ। लेकिन सर मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले रहा कि आप दरमियान में रो पड़ो, यार रोज एक ऐसा सवाल होता है जो मुझसे 20% भी सॉल्व नहीं होता। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ, जब सेशन खत्म होगा ना, आपके लेवल पर जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो आपसे 80, 90% सॉल्व हो, ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, सिलेबस में कोई चेंज आया? नहीं सर, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया, सिलेबस वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। इस सिलेबस में कोई चेंज अब आ भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक एग्जामिनर ने एक ऐसे ऐसे उंगली करते हैं ना, ऐसे उंगली की आपको लास्ट अटेम्प्ट में और उससे पिछले अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वो चीजें जो नीचे आप पढ़कर आ रहे हो वो उसने ऊपर टेस्ट करना शुरू किए। कंसोलिडेशन में उसने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट डाल दी कि जी पेरेंट ने सब्सिडरी को एक जगह जो है वो रेंट पे दे दी। अब पेरेंट के लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो क्या बन जाती है। लेकिन पेरेंट और सब्सिडरी कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से एक एंटिटी है और अंदर ही यूज हो रही है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स देखेंगे हम, ठीक है जी। सर आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम टैक्सेस, ठीक है जी। एक स्टैंडर्ड है, कंसिडर किया जाता है कि पूरे सिलेबस का मुश्किल तरीन स्टैंडर्ड्स, वन ऑफ मुश्किल तरीन स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स की चीजें इसमें मिला के पूछी जाएंगी, ठीक है। सर है क्या सर इनकम टैक्स? देखो ये डेफर्ड टैक्स नहीं है, स्टैंडर्ड का नाम, स्टैंडर्ड का क्या नाम है? इनकम टैक्स। वो सारे टैक्सेस जो किस पे अप्लाई होते हैं? इनकम पे अप्लाई होते हैं। सेल्स टैक्स इसमें आएगा? नहीं, सेल्स टैक्स सर अमाउंट पे अप्लाई होता है, सेल्स की वैल्यू पे अप्लाई होता है। सर क्या इसके अंदर जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स आएगा सर, जो एक्टिविटीज पे लगता है? नहीं सर। सर इसके अंदर क्या कस्टम ड्यूटी आएगी? नहीं सर। इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा? प्योर इनकम टैक्स, जो किस पे लगता है? प्रॉफिट पे लगता है। ऐसा देखिए, याद रखें, इफेक्ट वन हमने कंप्लीट कर दिया लास्ट क्लास में। अच्छा जी, आप सुनिए दोस्तों, कितने कितने टॉपिक हम कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हमने किए, ऐसे 20 बड़ा टॉपिक किया, ठीक है। गौर से देखिएगा दोस्त, उसको हम क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं ना। मुझे एक बात बताओ सर, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, वो है हमारे IFRS, ठीक है जी। और एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, वो क्या है? हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। अच्छा, सीधी सी बात है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी टैक्स लगा है प्रॉफिट के ऊपर, और आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी टैक्स इस पे लगाते हो, प्रॉफिट पे लगाते हो। तो ऐसा क्यों नहीं है कि मैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो पे कर दो FBR को, कहानी खत्म है? ऐसा क्यों नहीं है? सर FBR कहते हैं नहीं, ये जो आप अकाउंटिंग में काम करते हो ना, इसमें बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजें, ठीक है जी, वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते बैठ के। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये चिलर लगा हुआ है सर ARTT, इस चिलर की लाइफ ARTT में 4 साल होगी। क्यों? गधे की तरह आप उसको सुबह 8 बजे से खोलते हो, रात 11 बजे तक चल रहा होता है। अच्छा, इसी तरह एक चिलर जो है वो मिसाल के तौर पर अब्दुल राफे के पास उसकी बिजनेस में अपने ऑफिस में लगा हुआ है, वो चलाते 3 घंटे उसको, तो मेरी यूजफुल लाइफ 4 साल है तो उसकी यूजफुल लाइफ में भी 8 साल।
ऐसा। अब बताओ सर, जो दोनों अपने अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे वो डेप्रिसिएशन 8 साल की बेसिस पर डालेगा, मैं 4 साल की बेसिस पर डालूंगा। मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, हम दोनों एफबीआर के पास चले गए। एफबीआर ने कहा भाई दोनों के पास एक जैसा एसेट है, एक का डेप्रिसिएशन डबल, एक का आधा, ये क्यों? इसने कहा सर मेरे हिसाब से लाइफ 8 साल है, मेरे हिसाब से लाइफ 4 साल है। अब एफबीआर बैठ के पर्सन स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को वेरीफाई नहीं कर सकता। तो सर इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स रूल्स में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिख दिया कि जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इसकी लाइफ हमारे हिसाब से 5 साल, 20% से आप उसको डेप्रिशिएट करो। मिसाल दे रहा हूं, तो ये क्या बन गया, जनरल रूल बन गया। अब बताओ, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं अपने हिसाब से, जो मुझे सही लगता है, जो मेरे हिसाब से बन रही है चीजें सर, लेकिन आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई करते हुए जनरल रूल्स फॉलो करने पड़ते। ऐसा है, मिसाल के तौर पर एक हेड है कमीशन इनकम का। कमीशन इनकम कब इनकम बनती है, जब वो इवेंट हो जाए जिसकी बेसिस पे आपको कमीशन मिलना है। एफबीआर कहता है नहीं सर, कमीशन तो जब देते हैं जब इनकम बनती है, जब आपको रिसीव। ऐसा, मुझे बताओ, मैं एक अकाउंटिंग एंट्री पास करता हूं, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कब इनकर करनी है, 17 साल बाद। उसका एक्सपेंस आज से बुक करना शुरू करता हूं ना। एफबीआर पूछेगा ये कौन सा एक्सपेंस है, प्रोविजनल, वो जो हमने 17 साल बाद वो जो कुआं उखाड़ना है, वो जो इतना, वो कहेगा बैठ जा भाई, इस तरह के प्रोविजनल एक्सपेंसेस अगर मैं अलाउ करना शुरू कर दूं, तो तू कहेगा भाई मुझे अपनी नानी का मकबरा बनवाना है आज से 60 साल बाद, तो मैं उसका प्रोविजन आज से बना रहा हूँ। भाई मैं ऐसे प्रोविजनल एक्सपेंसेस नहीं मानता। तो उसका मतलब है सर, अकाउंटिंग में और टैक्स के जो रूल्स हैं उसमें डिफरेंस है। किस चीज के ऊपर, इनकम और एक्सपेंस की रिकग्निशन में डिफरेंस है। इसमें यही चीज तो मिला के प्रॉफिट बनता है ना। तो एक इनकम एफबीआर के हिसाब से इनकम अलग टाइम पे बन रही है, अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम अलग टाइम पे बन रही है। कुछ एक्सपेंसेस एफबीआर के हिसाब से एक्सपेंसेस अलग टाइम पे बन रहे हैं, अकाउंटिंग के हिसाब से अलग टाइम पे बन रहा है। जैसे डिसमेंटलिंग की एक्सपेंस आप कैसे बुक करोगे अकाउंटिंग में, थोड़ा करके। एफबीआर कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं कब अलाउ करूंगा, एंड पे आगे अलाउ करूंगा। ऐसा प्रोविजन बनाते हो वारंटी का, कब बनाते हो, गुड्स मैंने बेची, मुझे लगा इसमें से 3% रिटर्न आएगा, मैंने वारंटी एक्सपेंस डेबिट, वारंटी का प्रोविजन क्रेडिट। मैं एफबीआर के पास गया, मैंने कहा वारंटी का एक्सपेंस। एफबीआर ने कहा क्या गुड्स वापस आ गई हैं? मैंने कहा नहीं, ये मेरा अंदाजा है। एफबीआर ने कहा नहीं, अंदाजे के बेसिस पे काम नहीं होगा बेटा, अंदाजा नहीं, प्रोविजन वोजन अलाउड नहीं है। मैंने सर एक बंदे को उधार दिया, मुझे लग रहा है ये बंदा पैसे नहीं देगा, बैड डेट्स किसका, प्रोविजन। एफबीआर ने कहा पैसे डूब गए, मैंने कहा नहीं मुझे लग रहा है डूब जाएंगे। उसने कहा लग रहा है कि बेसिस पे मैं, इसका मतलब ये कि सर जो हमारे टैक्स के रूल्स है ना, वो काफी सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, जो टैक्स रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट बनता है, उन दोनों में क्या है, फर्क है। और उन दोनों में जो फर्क है उसी के ऊपर ये स्टैंडर्ड बना है कि उस फर्क को कैसे हम अकाउंट फॉर करें। क्योंकि आप अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट करोगे, ये वो टैक्स नहीं होगा जो आप पे करोगे। पे आप टैक्स किसके हिसाब से करोगे, रिटर्न बनाओगे, उसमें रिटर्न में इनकम और एक्सपेंसेस किसके हिसाब से आ रहे होंगे, ऑर्डिनेंस के हिसाब से आ रहे होंगे। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम और एक्सपेंसेस किसके हिसाब से डालने, आईएएस के हिसाब से डालने, तो दोनों का प्रॉफिट अलग, दोनों का टैक्स अलग। तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा टैक्स दिखाऊं, वो जो मेरे अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे बन रहा है या वो जो मेरे टैक्स के प्रॉफिट पे बन रहा है। सर हमने अब यही देखना है कि हम कौन सा टैक्स लगाएं। ऐसा, अब बताओ आईएएस 12 की जरूरत कब पेश है, जब अकाउंटिंग में किसी इनकम और एक्सपेंस के लिए जो रूल्स लिखे हैं और टैक्स में जो इनकम और एक्सपेंस के लिए जो रूल लिखे हैं वो अलग हो। अगर दोनों में एक जैसे रूल्स लिखे तो खत्म हो गई बात। फिर तो आप अकाउंटिंग के हिसाब से पीएनएल बनाओ, जो टैक्स बने जाके एफबीआर में जमा करा दो। कोई आपको आईएएस 12 जैसे स्टैंडर्ड्स की जरूरत, क्या ऐसा कोई है जो दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है जो इस तरह रिटर्न फाइल करती है? हाँ, पाकिस्तान में जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है हमें इंश्योरेंस समझ नहीं आता, जो तुम्हारे पीएनएल में फिगर आ रही है उसी पे टैक्स दे दो। तो जितनी इंश्योरेंस कंपनीज है किस पे टैक्स देती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। क्या उनको आईएएस 12 अप्लाई करना पड़ता है? नहीं सर, उनकी आईएएस 12 की एप्लीकेशन नहीं है। क्यों? तो मर्जी सर, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड, उसको लॉ ने कहा भाई हमें इंश्योरेंस समझ नहीं आता कि इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट करते हैं। जो भाई तुम्हारा ऑडिटर कह रहा है ना ये अकाउंटिंग का प्रॉफिट सही, उसी पे टैक्स दे दे भाई। ऐसा। अब बताएं सर, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ आईएएस 12 कहाँ काम आएगा, जहां इन दोनों रूल्स में क्या हो, डिफरेंस हो। इन दोनों रूल्स में क्या हो,
डिफरेंस हो। इन दोनों किताबों में लिखा क्या है, रूल्स लिखे हैं रिकॉग्निशन ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस के लिए। फॉर अ पर्टिकुलर इनकम और एक्सपेंसिव रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन आर सेम, ठीक है जी। बोथ बुक्स, इन बोथ बुक्स IAS 12 विल नॉट अप्लाई। IAS 12 अप्लाई कब होगा, जब इन दोनों में इनकम और एक्सपेंस के रिकॉग्निशन पे क्या हो, डिफरेंस। फौरन फौरन छापो ये चीजें, छापो। चले जी सर, गौर से सुनिएगा दोस्त, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आपके सामने में रख रहा हूं, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो। मुझे एक बात बताएं, एक साल 2020 में मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, ठीक है जी। स्टूडेंट बेचारा हमारी तरह का गरीब आदमी था। उसने कहा सर पैसे जब दूंगा जब पास कर लूंगा, ठीक है जी। तो मैंने अपने पास एक एंट्री पास की, फी रिसीवेबल डेबिट 100 रुपए से और फी इनकम क्रेडिट कितने से, 100 रुपए से। सर 100 रुपए की इनकम बुक करने के बाद मैं जाता हूँ FBR के पास कि FBR ये मैंने 100 रुपए की इनकम कमा ली है, मुझसे टैक्स ले लो। अच्छा, FBR ने मुझे कहा कि यार ये पैसे आपको रिसीव हो चुके हैं। मैंने कहा नहीं सर ये रिसीव नहीं हुए। उसने कहा फिर यार टैक्स किस बात का दे रहे हो आप। तो मैंने कहा सर टैक्स तो मैंने तो इनकम बुक कर लिया अकाउंटिंग में। FBR वाले ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोला, उसमें लिखा था जी फी इनकम किस बेसिस पर टैक्सेबल है। एक चीज क्लियर कर लो, आपको टैक्स की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको बताएगा कि कौन सी इनकम कैश बेसिस पर टैक्सेबल है और कौन सी अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल है, वो खुद आपको बताएगा। आपको टैक्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो FBR ने कहा भाई ये इनकम जो आपने रिसीव नहीं की है तो उसमें हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करें। मैंने कहा टैक्स कब होगा। उसने कहा सर जब पैसे रिसीव हो जाए। अच्छा मैं चला गया, मैं आता हूं से मिसाल के तौर पर 2021 में ये पैसा मुझे रिसीव होता है। रिसीव होता है तो मैं एंट्री क्या पास करता हूँ, कैश डेबिट कितने से 100, फी रिसीवेबल क्रेडिट कितने से मेरे बच्चों 100 से। अब FBR आता है सर, कहता है जी टैक्स दे। अब अगर मैं टैक्स देने जाता हूं तो सर मैं एंट्री पास करता हूं करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट 30 रुपए से, 30% का अज्यूम कर लेते रेट है, और करंट टैक्स पेबल या कैश क्रेडिट कितने से 30 रुपए से। ऐसा ऐसा अच्छा जी। अब मैं बना रहा हूं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या इनकम आ रहा है कितने का, 100 रुपए का। टैक्स कितना है जी, नील। सर 2021 में क्या होगा, 2021 में प्रॉफिट नील है। सर वो पहली एंट्री में रिसीव तो हो रहा है बेटा, वो प्रॉफिट रिसीव नहीं हो रहा, वो रिसीवेबल कलेक्ट हो रहा है, वो प्रॉफिट नहीं है। ऑलरेडी इसके अगेंस्ट तुम प्रॉफिट बुक कर चुके हो। टैक्स 30, कितने रुपए का अमाउंट बन गया। अब एक बात बताओ, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट किधर गया भाई। क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस साल इनकम हो उसी साल उसका टैक्स हो। तो इसका तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो सत्यानाश हो गया। इनकम एक साल आ रही है, टैक्स अगले साल जा रहा है। तो क्या करें सर इस केस में। अब एक काम ये कर सकते हैं, गौर सुनना, हम यहाँ पर एक काम करें, यहाँ क्रिएट करना करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट करंट टैक्स पेबल क्रेडिट, ऐसा करना। नहीं सर क्यों भाई, एक हमारा स्टैंडर्ड है IAS 37। IAS 37 ये कहता है कि आप लायबिलिटी जब बुक करें जब ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो जाए। ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब वो इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आप पे लायबिलिटी आई है। मिसाल के तौर पर सर मैं अक्सर जो है वो रोड पे चालान हो जाता है सर, पैसे देने पड़ते हैं, लायबिलिटी आ गई ना। इस चालान का ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, सिग्नल का तोड़ना। ऐसा इनकम टैक्स देने का ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है सर, इनकम का अर्न करना या रिसीव करना। रिसीव करना सर, रिसीव करूंगा तब दूंगा FBR को पैसे। मैंने रिसीव तो पहले साल नहीं किया ना। इस लायबिलिटी का, इस टैक्स एक्सपेंस का ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, FBR टैक्स कब लगाता है, इनकम अर्न करके या रिसीव करके। तो सर मैंने तो रिसीव नहीं किया पहले साल, तो इसका मतलब है सर यहाँ पर करंट टैक्स की एंट्री तो पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि करंट टैक्स का ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहाँ है सर, नेक्स्ट ईयर में। जब वो रिसीव होगा तब FBR टैक्स काटेगा। तो सर मैं अगर सर करंट टैक्स यहाँ बुक करना चाहूं, इधर इधर इधर, तो मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट तो सही हो जाएगा, लेकिन IAS 37 की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। और अगर मैं करंट टैक्स यहाँ बुक करूं तो IAS 37 की कंप्लायंस तो हो जाएगी, मैचिंग कॉन्सेप्ट का सत्यानाश हो जाएगा।
तो अब ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सिनेरियो में सर हमें हेल्प करता है कौन? IAS 37, सॉरी IAS 12। IAS 12 क्या कहता है? IAS 12 आपको ये कहता है कि एक इनकम P&L में चली गई है, इससे रिलेटेड टैक्स नहीं लग रहा, FBR नहीं मान रहा, कब काटेगा टैक्स? बाद में काटेगा। जाली टैक्स क्रिएट कर दो। कौन सा टैक्स? जाली टैक्स क्रिएट कर दो। डेफर्ड टैक्स कितने से? 30 से। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से? 30 से। फिर अब बताओ, अगर मेरा डेफर्ड टैक्स आ गया तो मैं अब इस P&L को अमेंड कर दूं। इस P&L में क्या आ रहा होगा सर? P&L में करंट टैक्स आ रहा होगा निल, लेकिन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा होगा कितना? 30। ये डेफर्ड टैक्स को आप कह सकते हो ये प्रॉक्सी टैक्स है। प्रॉक्सी का मतलब है सर असल टैक्स की जगह आ गया। कितना हो गई? 70। अब सर जब मैं यहां पहुंचा ना सेकेंड ईयर में, तो इस पे एक्चुअल टैक्स लग गया 30। अब एक इनकम पे 2 दफा टैक्स लगा दिया आपने, पहले जाली टैक्स लगाया, अब असल टैक्स लग गया। अब क्या करें? उस जाली वाले को रिवर्स कर दो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से? 30 से। और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 30 से। अब बताओ सर, अगर मैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर चुका हूं, अब बताओ सर मेरे पास यहाँ क्या आएगा? प्रॉफिट निल, तो करंट टैक्स 30 का, लेकिन एट द सेम टाइम डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की? 30 की, और हमारा इम्पैक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ सर, डेफर्ड टैक्स कब जरूरत उसकी पेश आएगी? अगर इनकम 1 साल में बुक हो गई और उसका टैक्स बर्डन उस साल नहीं आ रहा बल्कि अगले साल जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? आज उसकी जगह डेफर्ड टैक्स बुक करोगे, फिर जब असल टैक्स बर्डन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? प्रॉक्सी को रिवर्स कर दोगे। ऐसा? तो मुझे बताओ प्रॉक्सी की जरूरत कब पड़ती है? जब असल में टैक्स नहीं लग रहा हो। व्हाट इफ FBR डे 1 पे इस पे टैक्स लगा देता, तो फिर मुझे डेफर्ड टैक्स की जरूरत नहीं पेश आती। तो बताओ डेफर्ड टैक्स कब आएगा? जब करंट टैक्स की जरूरत हो और करंट टैक्स नहीं लग रहा हो, इनकम अर्न हो चुकी हो, FBR उसको टैक्स नहीं कर रहा हो। FBR का जब रिसीव होगा तब टैक्स करूंगा, तो आप उसकी जगह क्या करोगे? अच्छा आप मुझे बताओ, अगर अकाउंटिंग और टैक्स रूल सेम होते, दोनों की नजर में ये इनकम होती, तो सर FBR टैक्स लगा देता, तो हमें डेफर्ड टैक्स की जरूरत पेश, डेफर्ड टैक्स की जरूरत कब पेश आएगी? जब अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में डिफरेंस होगा। अकाउंटिंग की नजर में ये अभी इनकम है, टैक्स वाला कह रहा है जब रिसीव होगा तब इनकम मानूंगा, तो सर हमें मजबूरन क्या करना पड़ा? करंट टैक्स की जगह डेबिट टैक्स बुक करना पड़ा। जब फिर करंट टैक्स आ गया तो हमने डेबिट टैक्स को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। बड़ी बेसिक सी इलस्ट्रेशन समझ आ रही है? अब बताएं सर IAS 12 का ऑब्जेक्टिव क्या है? IAS 12 का ऑब्जेक्टिव ये कि अगर कोई इनकम P&L में चली गई है तो उसका टैक्स बर्डन भी उसी साल क्रिएट होना चाहिए। अगर FBR उसका टैक्स नहीं लगा रहा तो हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल टैक्स क्रिएट करेंगे। और सर जब FBR टैक्स लगा देगा तो आर्टिफिशियल टैक्स को क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे। ऐसा है। फॉरन आपको बेसिक चीजें, ताकि हम आगे बढ़े सब। नीचे कर दे, बढ़े आगे। तैयार हो मेरे बच्चों? अच्छा जी, अब आओ मेरे प्यारे भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? सुनो, एक कंपनी की इनकम, एक कंपनी की इनकम है 100 रुपए, एक कंपनी के एक्सपेंसेस है मेरे बच्चों 60 रुपए, प्रॉफिट कितना है? 40 रुपए। इस पर टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से कितना? 12। ऐसा कितने बच जाएंगे? 28। मुझे बताओ क्या टैक्स प्रॉफिट पे लगता है? क्या टैक्स प्रॉफिट पे लगता है? नो सर, कभी भी FBR टैक्स प्रॉफिट पे नहीं लगाता। ये क्लियर कर लो अपने कॉन्सेप्ट। सर टैक्स लगता है पूरी की पूरी इनकम पे, है? टैक्स बन रहा है कितने? 30 रुपए। FBR कहता है जो कमाओगे 30% मुझे दोगे, लेकिन मैं कहता हूं उस कमाने में जो खर्चे होंगे वो FBR ने कहा उस पे मुझसे रिलीफ ले लेना। कुछ खर्चों पे रिलीफ दूंगा, उस पे नहीं दूंगा। तो मुझे बताओ सर, FBR इनकम, पूरी इनकम पे टैक्स काटता है और फिर कुछ एक्सपेंसेस पे रिलीफ देता है और कुछ पे नहीं देता। तो मुझे बताओ सर, FBR से इस एक्सपेंस पे रिलीफ मिलेगा कितना? रिलीफ का मतलब समझते हो? FBR कह रहा है जो कमाओगे 30% मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, फिर जो खर्चे होंगे उसमें 30% तुम मुझे दे देना। FBR ने कहा ठीक है। अब बताओ मैंने FBR को कितने देने? 30। लेने कितने उससे? 18। तो सर नेट मुझे कितने देने उसको? 12 रुपए। लेकिन ये याद रखना, हर एक इनकम का एक टैक्स बर्डन होता है।
और हर एक एक्सपेंस का एक टैक्स रिलीफ होता है। ऐसा कुछ इनकम को एफबीआर टैक्स करेगा, कुछ इनकम को नहीं करेगा, कुछ एक्सपेंसेस पे रिलीफ देगा, कुछ पे नहीं देगा, कुछ इनकम पे अभी टैक्स लगाएगा, कुछ इनकम पे बाद में टैक्स लगाएगा, कुछ इनकम पे कभी भी टैक्स नहीं लगाएगा, कुछ एक्सपेंसेस पे आज रिलीफ देगा, कुछ पे कल रिलीफ देगा, कुछ पे कभी भी रिलीफ नहीं देगा। तो मुझे एक बात बताएं सर, टैक्स किस पे लगता है, प्रॉफिट पे या इनकम पे? इनकम पे लगता है। सर रिलीफ किस पे मिलता है? अब बताओ सर, एवरी इनकम हैज अ टैक्स बर्डन एंड एवरी एक्सपेंस हैज टैक्स रिलीफ। पक्का नोट करो उसको, शाबाश शाबाश शाबाश। कौन सा ना वर्डिंग्स? वर्डिंग्स में लिख लो कि यार जब तुम्हारे पास एक इनकम जो है वो अभी जो ये मैंने लिखवा इसकी बात ऊपर वाली की तो मैंने लिखा हुआ बताया ना तुम लोगों की, जब एक एक्चुअल में इनकम आ गई है और उस पर टैक्स बर्डन नहीं आया तो हम आर्टिफिशियल टैक्स बर्डन क्रिएट करेंगे, प्रॉक्सी टैक्स बर्डन क्रिएट करेंगे। फिर जब एक्चुअल टैक्स बर्डन आ जाएगा तो उस प्रॉक्सी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सारी चीजें आगे आ रही हैं। चलो जी, आफ्ताब की तरह भाई आज स्टार्ट हुआ है। जी बढ़ जाएंगे मेरे बच्चों। अच्छा जी, बढ़े। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एवरी इनकम हैज अ टैक्स बर्डन एंड एवरी एक्सपेंस हैज अ टैक्स रिलीफ। चलो जी, अब आओ जरा एक कॉम्प्रिहेंसिव छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आपको मैं इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ और फिर इसके बाद हम डाइव इन होते हैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, गौर से सुनो। ठीक है जी, द फॉलोइंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर अर्नड या वर अर्नड एंड इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2020। कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ इनकम्स हैं जो हमने कमाए हैं या इनकर किए हैं 2020 में। रेंटल इनकम 70% कैश में कलेक्ट हुई है 1,40,000। मैं इस पूरे सवाल में अज्यूम करूंगा कि एफबीआर टैक्स कटता है, टैक्स काटता है, टैक्स रखता है किसके ऊपर, कैश की बेसिस पे। तो मुझे एक बात बताओ सर प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, 1,40,000 रुपए की रेंटल इनकम है, 70% कैश में आई है, क्या एंट्री पास करूं? कैश डेबिट 1,40,000 का 70% कितना कितना 90। फिर सर कैश के बाद रेंट रिसीवेबल कितना जी, 1,40,000 का 30% कितना 42,000। अब बताएं सर मेरे पास रेंट इनकम क्रेडिट कितने से, 140। अब एक बात बताओ सर, इनकम पीएनएल में जा रही है 140, टैक्स भी 140 के हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन एफबीआर टैक्स लगा रहा है सिर्फ 98,000 पे, क्यों? तो सर मैं एक एंट्री पास कर रहा हूं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, 98 का कितना 30% कितना 29,400, और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से 29,400। भाई मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ भाई मेरी इनकम तो 1,40 है, वो टैक्स कम क्यों काट रहे हो? एफबीआर ने कहा भाई हम टैक्स इतने भी काटेंगे जितना आपने रिसीव किया, बाकी टैक्स अगले साल। अब बताओ अगले साल तो मैं क्या क्रिएट कर दूं?
डेफर्ड टैक्स, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकम 140 है, 140 पे टैक्स लगना चाहिए, पीएनएल में 140 डालूंगा तो टैक्स भी कितना डलना चाहिए 140 के हिसाब से। टैक्स कितना लग रहा है 98 के हिसाब से लग रहा है। 42 की इनकम पे मैं क्या लगाऊं सर, 93 पास कर रहा हूं सर। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से सर, 42,000 इंटू 30%, दैट इज 12,600। और क्रेडिट क्या करूं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 12,600। अब बताओ सर मेरे पास टोटल टैक्स कितना बन गया, टोटल 29,400 प्लस 12,600 कितना 42,000। क्या बात है 1,40,000 की इनकम पे 42,000 रुपए का टैक्स बनता है। हाँ सर देखो, जिस इनकम के जिस पार्ट पे एफबीआर टैक्स लगाएगा हम करंट टैक्स लगा देंगे, और इनकम के उस पार्ट पे जिस पे एफबीआर टैक्स नहीं लगा रहा हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर देंगे ऐसा। इसी तरह मेरे बच्चों मेरे पास दूसरी इनकम है कितने की, फी इनकम है कितने की सर, आजा नीचे सर 90,000 की। 90,000 में से कितना रिसीव हुआ है सर, 60% रिसीव हुआ। तो मैं एंट्री क्या पास करूं सर, मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर इसके लिए कैश डेबिट कितने से सर, कैश 54 से, 90 का 60%। फिर सर मेरे पास फी रिसीवेबल सर 90 का 40%, दैट इज 36,000। और फी इनकम क्रेडिट कितने से 90,000 रुपीज से, पक्का। अब बताओ मेरे बच्चों इमीडिएटली इसके बाद मेरे पास सर इस पोर्शन पे तो करंट टैक्स लग जाएगा, इस पोर्शन पे क्या लगेगा, डेफर्ड टैक्स लगेगा। जिस पोर्शन पे करंट टैक्स लगेगा तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से 54,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना 16,200। सर जिस पोर्शन पे डेफर्ड टैक्स लगेगा तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना 10,800। करंट टैक्स पेबल कितने से 16,200। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से, अब बताएं सर जिस पोर्शन पे एफबीआर टैक्स लगा रहा है करंट टैक्स, जिस पे नहीं लगा रहा लेकिन आपको लगता है कि सर मैं पीएनएल में इनकम उतारूंगा तो इसका टैक्स भी उतारना चाहिए, तो मैं क्या क्रिएट करूंगा आर्टिफिशियल टैक्स, डेफर्ड टैक्स, पक्का। अब बताएं मैंने दो चीजों का सर हिसाब किताब कर दिया, दो चीजों की मैंने कहानी करा दी सर। अब बताएं तीसरा काम मैं क्या करूं सर, एक्सपेंसेस उठाएं, सैलरी एक्सपेंस, हर एक एक्सपेंस पे रिलीफ मिलना चाहिए, जिस पे एफबीआर रिलीफ नहीं दे रहा वो आर्टिफिशियल रिलीफ क्रिएट कर दें ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इधर मैं एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा हूँ सर, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितना 60, इसमें से कैश में हमने कितना दिया 60%, और सैलरी पेबल कितने से। अब बताओ सर पूरे 60 पे रिलीफ मिलना चाहिए, पूरे 60 पे, एफबीआर पूरे 60 पे रिलीफ नहीं दे रहा बल्कि सिर्फ 36,000 पे दे रहा। अच्छा रिलीफ का मतलब है रिसीवेबल फ्रॉम एफबीआर, तो मैं एंट्री पास करूं करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना 10,800। और करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 10,800। बेटा जब आप टैक्स का एक्सपेंस बुक करोगे तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और जब एफबीआर से रिलीफ लोगे तो करंट टैक्स एसेट डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब बताओ सर बाकी 24,000 पे रिलीफ कौन देगा, सर हम खुद ले लेंगे रिलीफ, कैसे, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट कितने से सर मेरे पास 24,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना 7,200। और क्रेडिट क्या करूं मैं, डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 7,200 ऐसा। सर मैंने दो इनकम्स को जहां तक टैक्स एफबीआर लगा सकता था करंट टैक्स में डाल दिया, और जहां एफबीआर टैक्स नहीं लगा रहा था लेकिन मेरे हिसाब से अकाउंटिंग के प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स बनता है तो मैंने जाली टैक्स क्रिएट कर दिया। अब बताओ सर इसी तरह मेरे पास जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं हर एक पे रिलीफ मिलना चाहिए, जिसपे एफबीआर रिलीफ नहीं दे रहा खुद से जबरदस्ती जानबूझ के अपने तौर पे एक रिलीफ क्रिएट कर दे, किस नाम से, डेफर्ड टैक्स के नाम से, ऐसा है। अब बताओ सर आखिरी आइटम भी देखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस है सर 75% पेड इन कैश, तो क्या करूं सर मैं, एक एंट्री सर क्या करूं सर मैं, सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 44,000, पक्का। इस एक्सपेंस का एक पोर्शन कैश में 75% कितना 33,000, इसी एक्सपेंस का एक पोर्शन पे करना है अभी भी, इंटरेस्ट पेबल कितना, जो अमाउंट पे कर दिया उस पर तो इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा, किस नाम का, करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से 33 का 30%,
कितना 9,200 पक्का। सर मैं क्रेडिट क्या करूं, करंट टैक्स इनकम कितने से। आप बताएं सर, इस पोर्शन पे तो रिलीफ मिल गया, इस पे नहीं मिला, क्या करूं। डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट कितने से, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3,300 और करंट टैक्स सॉरी डेफर्ड टैक्स इनकम कितने से, ऐसा है। अब हमने सर इसको कंबाइन करना है और डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, ये बात समझ आ गई। अब बताओ सर, जिसको आप भी इनकम मानो, एफबीआर भी इनकम माने, करंट टैक्स। जिसको आप इनकम मानो, एफबीआर ना माने, डेफर्ड टैक्स। जिस एक्सपेंस को आप भी एक्सपेंस मानो, एफबीआर भी एक्सपेंस माने, करंट टैक्स एसेट। जिसको आप एक्सपेंस मानो, एफबीआर ना माने तो डेफर्ड टैक्स। पक्का, शाबाश, जल्दी से आगे बढ़ो। अब मैं जिससे सवाल पूछूंगा जवाब देगा। जल्दी से मुझे मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, अकाउंटिंग के इसमें टोटल इनकम कौन कौन सी आएगी, इनकम है कौन कौन सी। मोती वाला भाई कितनी रेंटल इनकम है ना, रेंटल इनकम है 1,40,000। और सर बाकी क्या है मेरे पास, फी इनकम 90,000, ऐसा। सर मेरे पास सैलरी एक्सपेंस कितना जी, सैलरी एक्सपेंसेस 60 और इंटरेस्ट 44, 60 और इंटरेस्ट 44, ऐसा। बताओ अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना बनता है, 1,26,000। क्या हमारा टैक्स का प्रॉफिट भी इतना ही है, नहीं टैक्स का प्रॉफिट इतना नहीं है। अब एक चीज गौर से देखना, आपको एक काम करना है सर, आपको अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए किसमें, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1,26, पक्का। बोर्ड में देखते रहो, छोड़ दो सारी चीज। अकाउंटिंग प्रॉफिट में पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में रेंटल इनकम पूरा 1,40,000 शामिल है। इस 1,26 में पूरा 1,40,000 का रेंटल शामिल है। अब एक नशे ही सोच रहा है 1,26 में 1,40,000 कैसे शामिल है, एक्सपेंसेस भी नेट हुए ना इससे। 1,26 के अंदर 1,40,000 पूरा पूरा शामिल है, जबकि इस 1,40,000 में सर कोई 42,000 रुपए की ऐसी अमाउंट है जो कैश में रिसीव नहीं हुई है, वो तो शामिल नहीं होनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं है। अगर मैं टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाऊं तो 42,000 रुपीज की अमाउंट ऐसी है जो कैश में कलेक्ट नहीं हुई, जबकि इस 1,26 में इंटायर इनकम शामिल है। इस 1,26 में तो मैं इसमें से कुछ चीजें हटा रहा हूं, कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, कुछ चीजें ऐड करूंगा, कुछ चीजें लेस करूंगा। कौन सी इनकम इसमें से हटा दूं, सर रेंट नॉट येट रिसीव्ड कितने का, 42,000 रुपए का। क्या बड़ी लॉजिकल मैंने बात की, तो रट्टा तो नहीं लगाया कि छोटा बड़ा तो काम नहीं कराया ना मैंने, लॉजिकल बात की। 1,26 में पूरे 1,40,000 शामिल है, ठीक है जी। उस 1,40,000 के अंदर सर 42,000 रुपए की इनकम ऐसी है जो कैश में रिसीव नहीं हुई, तो एफबीआई उसको टैक्स नहीं करेगा, तो हटा दो उसको, हटा दो। अब इसी तरह मुझे बताओ कोई दूसरी इनकम भी ऐसी है, कौन सी, फी रिसीवेबल कितना जी, उसमें भी 36,000 रुपए की इनकम ऐसी है जो अभी तक कैश में कलेक्ट नहीं हुई है। तो मैं ऐसे करूं सर, फी नॉट येट रिसीव्ड कितना, 36,000, पक्का। ये दो इनकम ऐसी थी जिसको एफबीआर इनकम नहीं मानता, तो हमने हटा दी दोनों। अब कुछ एक्सपेंसेस भी ऐसे होंगे जिसको एफबीआर एक्सपेंस नहीं मानता होगा। अच्छा, इस 1,26 में सारे एक्सपेंसेस लेस हो चुके हैं। अब मुझे अगर किसी एक्सपेंस का इंपैक्ट खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको एड बैक करूंगा। मुझे लॉजिकली बताओ, मेरे पास कितने रुपए का सैलरी एक्सपेंस ऐसा है जिसको एफबीआर एक्सपेंस मानता ही नहीं है। एफबीआर कह रहा है बाढ़ में गया तुम्हारे सैलरी वैलरी, एड बैक करो उसको, मैं इसको एक्सपेंस मानता ही नहीं हूं, जब पे करोगे तब आना। कितना जी। इसी तरह जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसके अंदर भी 11,000 रुपए का एक्सपेंस ऐसा है जिसको एफबीआर एक्सपेंस नहीं मानता, क्या करूं मैं,
अब बताओ क्या आ रहा है सर मेरे पास टोटल 83 आ रहा है, सही कह रहे हैं लड़का? 83 आ रहा है पक्का? अब बताओ ये किसके हिसाब से इनकम है? टैक्सेबल इनकम। ऐसा मतलब इस टैक्सेबल इनकम पे 30% के हिसाब से कितना टैक्स बनता है? करंट टैक्स एक्सपेंस कितना? 24,900। ऐसा है। अब ये टैली करना चाहिए, पता है किससे? ऊपर जो तुमने एंट्रीज में करंट टैक्स कैलकुलेट किया उससे टैली करना चाहिए। कितना? ये 24,900 सॉरी। अब गिनती करो। करंट टैक्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर, बोर्ड में देखिएगा, मैं करंट टैक्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। करंट टैक्स एक्सपेंस, ठीक है जी। और सर करंट टैक्स एक्सपेंस, और सर करंट टैक्स इनकम, और सर चौथा सर करंट टैक्स इनकम। अब एक काम करें सर, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करें, सारे इनकम्स को लेस करें। 29,400, 16,200, 10,800 और 9,900 नेट करो इन दोनों को 24,000। इसका मतलब ये कि सर आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को सर कन्वर्ट कर दिया किसमें? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। और जब आपने उस पर टैक्स देखा वाकई वो 29,400 रुपए बन रहा था। ऐसा है? कितना बना था? 29,400। मुझे बताओ सर मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट पे कितना टैक्स बनता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट पे कितना टैक्स बन रहा है? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 1/26 का 30% कितना? 37,800। सही कह रहे लड़का? अब बताएं सर हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है? सर 24,900। सर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कितना? 12,200 पक्का? 900। अच्छा ये 12,900 अगर मैं ऊपर से टैली करने जाऊं तो टैली होगा? काम करते हैं सर, हमारे पास जहां डेफर्ड टैक्स आ रहा है उसको हाईलाइट करते हैं। सर ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, सर ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, सर ये आ गया डेफर्ड टैक्स इनकम, सर ये भी एक दफा आ गया डेफर्ड टैक्स इनकम। इन सबको एडजस्ट करो, नेट करो, बताओ क्या हमारे पास ये 12,900 बन रहा है? क्या हमारे पास 12,900 बन रहा है? अब बताओ आपको इंश्योर करना है कि अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे जो टैक्स बने वही पीएनएल में जाए, कुछ करंट टैक्स के नाम पे, कुछ डेफर्ड टैक्स के नाम पे। जितना एफबीआर टैक्स लगा रहा है करंट टैक्स में डाल देना, और जितना टैक्स नहीं लगा रहा उसका क्या करना। पक्का ये बात समझ आती है? अब मुझे बताओ ये छोटी सी रिकंसिलिएशन समझ आई किसकी? अकाउंटिंग प्रॉफिट को किसमें हमने कन्वर्ट किया? टैक्स प्रॉफिट में। ऐसा है? ये भी आ जाएगा, ऐसा तीर बना हुआ भी आएगा, अभी थोड़ा सा लेट है। ऐसा है? अब बताओ सर, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जा रहा हूँ एक प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर। मुझे बताएं सर, क्या सारी इनकम पे भी टैक्स काटता है? हमने अभी ये सोचा कि सर जो कैश में रिसीव हो जाएंगे उस पर टैक्स काट लेगा, जिसपे जो अभी रिसीव नहीं उससे बाद में टैक्स काटेगा। जब बाद में टैक्स कटेगा उसमें हम क्या करें? अभी टैक्स लग रहा है करंट अभी टैक्स। डेफर्ड का मतलब है बाद का टैक्स। ऐसा? सर इसको पहले नोट करें ताकि नेक्स्ट स्टेप आगे जाए। कहां से नोट करना है? यहां से। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ सर, मेरी रेंट इनकम है 50,000 रुपए, इसमें से रिसीव हुए 30,000 रुपए। एंट्री क्या पास करूंगा? रेंट इनकम 50 है, रिसीव 30 हुए, कैश डेबिट कितने से? 30। फिर रेंट रिसीवेबल डेबिट 20 से। और इसकी टैक्सेशन क्या होगी? 30 पे तो लग जाएगा करंट टैक्स, 30 इंटू 30% इज 9,000। क्रेडिट क्या हो जाएगा? करंट टैक्स पेबल कितने से भैया? इसी तरह मेरे बच्चों, जो इनकम जो एक्सपेंस एफबीआर नहीं अलाउ कर रहा, या सॉरी जो इनकम एफबीआर नहीं टैक्स कर रहा, उस पर क्या करोगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना जी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30% इज 6,000। और ऐसा? अब सुनो 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 सुनो, तुम्हारे सामने सारा सिनेरियो। मुझे बताओ सर टोटल इनकम कितनी है? 50 की। इसमें से कितना पार्ट टैक्स हो रहा है? दिस इज टैक्स्ड पार्ट।
टैक्स्ड, ऐसा। बाकी का पार्ट इज स्टिल टैक्सेबल, बाकी का पार्ट इज स्टिल टैक्सेबल, अभी भी टैक्स होना है भाई, अभी हुआ नहीं है, ऐसा। तो बताओ सर, हम जो टैक्स पार्ट है उसमें क्या क्रिएट करते हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस। जो टैक्सेबल पार्ट है उसमें क्या क्रिएट करते हैं। तो सर मुझे एक रूल वैन में बैठ गया कि सर जब मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो और मेरी टैक्सेबल इनकम कम आ रही हो, तो अकाउंटिंग इनकम का एक पार्ट इज स्टिल टैक्सेबल। वो कब टैक्स होगा, अगले सालों में जाके। तो उस टैक्सेबल पार्ट पे मुझे क्या करना चाहिए, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना चाहिए, ऐसा। तो सर इसका मतलब एक छोटा सा रूल ध्यान में बैठ गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जब भी टैक्सेबल प्रॉफिट से या टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होगा, एक टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट होगा, टैक्सेबल डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बनेगी, ऐसा। फिर रिपीट कर दो, अकाउंटिंग इनकम है 50 में 30 इज टैक्स हो गया, 20,000 स्टिल टैक्सेबल। सर टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब है अकाउंटिंग प्रॉफिट का एक पार्ट टैक्स नहीं हो रहा, वो अगले साल टैक्स होगा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स प्रॉफिट कम है। सर इस टैक्सेबल पार्ट पे हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करेंगे। टैक्स पार्ट पे क्या करेंगे, जो टैक्स हो चुका है, सर करंट टैक्स और करंट टैक्स पेबल, ऐसा। अब आपको कोई झंझोड़े, हाँ भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, इसका मतलब है वो बात कर रहा है किसके मुकाबले में, टैक्स के मुकाबले। अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना इंडिकेशन है किसकी, टैक्सेबल डिफरेंस की। इन अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होना बता रहे हैं कि जी अकाउंटिंग इनकम का 1% टैक्स नहीं हुआ, उसमें हम क्या करें, डेबिट टैक्स एक्सपेंस और डेबिट टैक्स। अब इसका मतलब है जब भी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी, डेबिट टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक होगी, ऐसा है। ये कॉपी करें, किस सेटिंग के नीचे, टैक्सेबल डिफरेंस, किसके नाम से, टैक्सेबल डिफरेंस। मैं तो कहता हूँ सीधा दज्जाल को ही ले, ठीक है जी, गेम ही खत्म करें, ठीक है जी। दज्जाल वज्जाल को ले आए कोई उठा के इसराइल से, गेम ही खत्म करें, क्या छोटे मोटे चोर ला रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी यार, खुद ही करवाई होगी उसको, वाह यार ये किस ऑर्गन से सोचना है भाई तुम। चलो जी आगे बढ़ो यार, छोड़ो। सुनो भाई, अब बताओ सर, मेरे पास एक एक्सपेंस में बुक कर रहा हूँ, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस है 100 रुपए का, कैश क्रेडिट सर 70 रुपए, ठीक है जी। फिर सर मेरे पास, या इसको मैं कर रहा हूँ 60, सर मेरे पास सैलरी पेबल कितने से जी, 40 रुपए से। भैया 100 रुपए पे डिडक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन अब यार डिडक्शन कितने पे दे रहा है, रिलीफ कितने पे दे रहा है, 60 पे। तो सर 60 में मैं क्या क्रिएट करूं, करंट टैक्स एसेट कितने से, 60 इंटू 18 और ऐसा जी। फिर इसके बाद सर डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट कितने से, ऐसा जी। अब मेरा एक सवाल है सर, गौर सुनना, आपके पास टोटल एक्सपेंस कितने का था, अकाउंटिंग एक्सपेंस कितने का था, अकाउंटिंग एक्सपेंस है 100 रुपए का, ऐसा। टैक्स एक्सपेंस कितने का था सर। अब दो अप्रोचेस सिखा रहा हूं और सुनना, मुझे बताएं 60 रुपए तक का एक्सपेंस पे डिडक्शन मिल गई, उसको मैं कहता हूं डिडक्टेड, एफबीआर डिडक्टेड 60 रुपीज एंड 40 रुपीज इज स्टिल डिडक्टेबल। डिडक्टेबल का मतलब फायदा मिलेगा आगे जाके, कैसे फायदा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो ये तो एसेट क्रिएट करेगा ना, कौन सा, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम, ऐसा। अब बताएं सर, जब मेरा जब मेरा अकाउंटिंग का एक्सपेंस है ज्यादा, एफबीआर पूरे एक्सपेंस पे रिलीफ नहीं दे रहा, कुछ पे अभी रिलीफ दे रहा है, कुछ पे क्या कर रहा है, बाद में रिलीफ देगा। तो जो बाद में रिलीफ देगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट, जिसपे अभी रिलीफ मिल रहा है वो करंट टैक्स एसेट। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, इस केस में अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा या टैक्स का। अब देखो अकाउंटिंग के प्रॉफिट में 100 रुपए का एक्सपेंस गया, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम,
और टैक्स के प्रॉफिट में कितने का एक्सपेंस गया, 40 रुपए का, 60 रुपए का सॉरी, तो टैक्स का प्रॉफिट, इसका मतलब है सर टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा होगा एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट होगा, और डिडक्टेबल डिफरेंस में हम क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट। इससे पहले आपने एक रूल देखा कि जब मेरा अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा था और मेरा टैक्स का प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम था, तो मैं कह रहा हूं जी अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे टैक्स बन रहा है ज्यादा, टैक्स के प्रॉफिट पे कम टैक्स बन रहा है, तो हम एक काम करते हैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमें टैक्स ज्यादा बुक करना है। अकाउंटिंग का प्रॉफिट अगर 100 है तो टैक्स 100 पे लगना चाहिए, टैक्स का प्रॉफिट 70 है तो सर टैक्स तो 70 पे हमने दिया होगा, तो बाकी 30 के ऊपर हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा हो तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो, चल लॉजिकली सोचो सही वाला प्रॉफिट कौन सा होता है, सही प्रॉफिट हमेशा अकाउंटिंग का प्रॉफिट सही होता है, टैक्स वाले के प्रॉफिट में जनरल चीजें होती है। अब बताओ मैं कह रहा हूं मेरा अकाउंटिंग का प्रॉफिट सही है, मेरे हिसाब से टैक्स कम बन रहा है, एफबीआर ज्यादा टैक्स काट रहा है, ज्यादा टैक्स काट रहा है, तो उसका मतलब है फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, तो मैं क्या करूं, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम। अब देखो इसको इतना शॉर्ट कर लो कि अगर अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक्सपेंस बुक करोगे, और अगर टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है तो डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम बुक कर लोगे। अगर आपके रूल्स इतने रिड्यूस होके इन दो लफ्जों पे आ चुके हैं ना, तो डेफर्ड टैक्स के अच्छे खासे सवाल तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट जब भी ज्यादा, तो मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट का एक हिस्सा टैक्स नहीं हो रहा, वो बाद में टैक्स होगा, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, इसका मतलब है मैं औकात से ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ, जो ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ उसको मैं एडवांस टैक्स ट्रीट कर रहा हूँ, उसको मैं एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीट कर रहा हूँ, उसका फायदा मुझे कब होगा, फ्यूचर में जाके होगा। सर आज जल्दी दे दूंगा, फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा, तो सर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर रहा हूँ। अकाउंटिंग प्रॉफिट जब भी ज्यादा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी, टैक्स प्रॉफिट जब भी ज्यादा, एसेट और इनकम। ऐसा यहां तक हमने रिड्यूस कर दिया इसको, कॉपी करें सर, शाबाश। चले जी हम आगे जाएं दोस्त। बड़े दोस्त अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से, ऊपर आओ, ऊपर आओ, इस इस पार्ट पे आ जाओ, इस पार्ट पे आ जाओ, इस पार्ट को मैं एक स्टेप नीचे लेके जा रहा हूं। एक बहुत बड़े ईरानी बुजुर्ग थे जो कोई अर्ली 11th सेंचुरी की बात है, उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि पाकिस्तान से एक इनकलाब शुरू होगा, जो एक बंदे के खून से शुरू होगा, ठीक है, अफगानी तो शायद, ठीक है जी, हाँ, लेकिन वो रहते ईरान में थे, ईरान अफगानिस्तान एक ही था। तो उन्होंने कहा था कि जी एक खूनी इनकलाब शुरू होगा, और वो इनकलाब शुरू होगा एक बंदे के खून से, और उसका नाम बाकायदा उसने इमरान लिखा है, नाम इमरान लिखा है, ठीक है जी, 11th सेंचुरी में। उनको जो है वो इल्म नजूम पे बड़ा कमाल था। अच्छा अब जरा गौर तो सुनो दोस्त, सबसे पहले आप एक काम करें, अकाउंटिंग प्रॉफिट है आपके पास, ये हटा दो, ये हटा दो, बल्कि काम करो पूरा ही हटा दो, दोबारा से बना। चलो जरा सा बोर्ड में देखो, मुझे एक बात बताओ, ये पहले वाला सवाल आपको याद आ रहा, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल याद आ रहा, अच्छे तरीके से बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये वाला सवाल आपको याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है ना, जरा से इसको फोकस करना है हमने।
मुझे एक बात बताओ, मुझे सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। एक इनकम, दूसरी इनकम, एक एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस, नेट करो क्या आ रहा? 1,26,000 ऐसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट 1,26,000 पक्का। अब इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा, कुछ चीजें मैं लेस करूंगा। सबसे पहली चीज सर ये कह रहे हैं जी अकाउंटिंग इनकम में एक इनकम 1,40,000 उसका 70% रिसीव हो चुका है, जबकि 30% अभी तक रिसीव, वो 30% कितना बनता है? 42,000 ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 42,000 अकाउंटिंग इनकम है? हाँ। टैक्सेबल इनकम है? नहीं। तो सर इसका मतलब है अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है। टैक्सेबल इनकम, तो ये कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल डिफरेंस कौन सा? इस पे क्या बुक होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। और अभी हमने डिस्कस किया ना, जब भी अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी, जब भी टैक्स प्रॉफिट ज्यादा होगा सर डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम। ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरा अकाउंटिंग का प्रॉफिट 42,000 है जो टैक्स में प्रॉफिट काउंट नहीं हो रहा, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, टैक्स का प्रॉफिट, और टैक्स का प्रॉफिट जब भी कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज्यादा है, टैक्सेबल डिफरेंस इस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी। मैं एक काम कर रहा हूँ और सुनो, मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। इनकम नॉट येट रिसीव कितने का? 42,000। अब याद रखना जो चीज यहाँ ऐड या लेस होगी उसका डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट जरूर होगा। जो चीज यहाँ ऐड या लेस होगी उसका डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट जरूर होगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट में डिफरेंस का बायस बनता है। ऐसा। कितने रुपए की अमाउंट है ये? 42,000। 42,000 पे लगाओ जरा 30%, लगाओ जरा 30%, 12,600। क्या नाम दूं उसको? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पक्का? अच्छा, मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को हमेशा पॉजिटिव रखा करूंगा और डेफर्ड टैक्स इनकम को क्या करूंगा? नेगेटिव रखा करूंगा। ठीक, याद रखिए। अब उठाओ दूसरा, 90,000 की इनकम है, इसमें एफबीआर के हिसाब से 60% पे तो टैक्स लग जाएगा, जो 40% है कितने, इस पे एफबीआर टैक्स नहीं काट रहा। इस पे अगर एफबीआर टैक्स नहीं काट रही, अकाउंटिंग इनकम तो है लेकिन टैक्सेबल नहीं है, तो अकाउंटिंग इनकम है टैक्सेबल नहीं है, तो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा। अकाउंटिंग इनकम जब भी ज्यादा, फिर टैक्सेबल डिफरेंस कितने का? इस 36,000 पे क्या बुक होना चाहिए मेरे बच्चों? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी कितने से? 10,000। अगेन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पक्का? अब आओ इस 60,000 के एक्सपेंस पे। इस 60,000 में से आपने 60% पे कर दिया, एफबीआर ने डिडक्शन अलाउ कर। जो 40% है 24,000, ये आपने पे नहीं किया। ये अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस है, टैक्स वाला इसको एक्सपेंस नहीं मान रहा। अकाउंटिंग में एक्सपेंस है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स में एक्सपेंस नहीं है तो टैक्स का प्रॉफिट, और टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा, डिडक्टेबल डिफरेंस। डिडक्टेबल डिफरेंस पे क्या बुक होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम। कितनी जी मेरे पास? क्या है ये सर? मेरे पास एक्सपेंस नॉट येट पेड कितना? 24,000। इस पे क्या बुक करूं मैं? डेफर्ड टैक्स इनकम कितना से जी? 11,000, 7,200। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम। फिर सर 44,000 जी। 44,000 में से 75% एफबीआर ने अलाउ कर दिया था, 11,000 रह गया सर जो अलाउ नहीं किया। ठीक है जी, क्या करूं सर मैं? एक्सपेंस नॉट येट पेड कितना जी? 11,000। भाई ये एफबीआर के हिसाब से एक्सपेंस ही नहीं है, कब बनेगा? बाद में जाके बनेगा, अभी नहीं है। एफबीआर के हिसाब से एक्सपेंस, तो अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस है, अकाउंटिंग में एक्सपेंस, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, और टैक्स में एक्सपेंस नहीं है तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा। तो सर टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा, सर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम डिडक्टेबल डिफरेंस होने की वजह से कितने? 3,300। अब बताओ नेट मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही? क्या आ रहा है? कितनी? 12,900। 12,900 है क्या? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पक्का? अब एक काम करो, जरा यहाँ के चेक करो, इधर क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है पहले चेक करो।
83,000 टैक्स वाले की नजर में एक नेट इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा कितना? करंट टैक्स एक्सपेंस कितना? 24,900। ये एफबीआर को हमने टैक्स देना है और हमारी नजर में ये भी टैक्स बनता है, ये भी टैक्स बनता है, लेकिन हम इसको कब देंगे? बाद में देंगे। तो कोई पूछे कि करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है, क्या जवाब दूं? करंट टैक्स एक्सपेंस क्या जवाब दूं? 24,900। कोई कहता है जी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना बनता है, मैं क्या जवाब दूं? 12,900। बताओ मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट में कितना टैक्स बनता है? सर मेरे पास 1,26,000 रुपए कितना टैक्स बनता है? कितना? 37। क्या ये भी 37,800 ऐसा? अच्छा, अब लॉजिकली एक चीज कनेक्ट करो, लॉजिकली एक चीज कनेक्ट। इस पे जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट है। जो चीज यहाँ एडलेस हो रही है उस पर क्या क्रिएट हो रहा है? डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो रहा है। ये टोटल अमाउंट है। जो चीज, ये टोटल अमाउंट है सर 1,26, इसमें से जो चीज एडलेस हुई इस पे क्या लग गया? डेफर्ड टैक्स। जो बच गया उस पे क्या लग गया? करंट टैक्स। तो सीधी सी बात है सर, जो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो डेफर्ड और करंट के बराबर होना चाहिए, ऐसा है। अगर यहाँ एक भी एडजस्टमेंट नहीं होती तो सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट और करंट टैक्स बराबर होते, ऐसा। ये बात समझ आती है सर? डेबिट टैक्स और करंट टैक्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा? अब बताओ सर, करंट टैक्स किस पे बुक होता है? टैक्स प्रॉफिट्स के ऊपर। टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स। अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उस पे क्या बुक कर दे? टैक्स। इसका मतलब है सर डेफर्ड टैक्स प्लस करंट टैक्स बराबर है किसके? अकाउंटिंग प्रॉफिट के। ऐसा है, ये आप कॉपी कर लो शायद, हैं? ऊपर यही किया हमने, लेकिन मैंने अब एक एक ट्रांजैक्शन वाइज एक्सप्लेन कर दिया इसको। पक्का? आज की क्लास की समरी, अकाउंटिंग प्रॉफिट जब भी ज्यादा होगा मैं प्रॉक्सी टैक्स क्रिएट करूंगा, डबल टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डबल टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। टैक्स वाला ज्यादा प्रॉफिट रख के ज्यादा टैक्स चार्ज करेगा, मैं डबल टैक्स एसेट और डबल टैक्स इनकम बुक करूंगा। ठीक है जी? अच्छा, अब मैं ग्रुप पे ना एक छोटा सा सवाल डालूंगा, 4 ट्रांजैक्शन होंगी उसमें, अब आपने पूरी ईमानदारी से उसको सॉल्व कर। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा सुनो, ये जितनी चीजें मैंने आज तुम्हें पढ़ाई, एक नॉर्मल क्लास में ये 3 क्लासेस में जाके बच्चे यहाँ तक पहुंचे, तो पहली क्लास में तक पहुंचा दिया। अब तुम्हारा एम ये कि यार आगे की क्लासेस में हमने काम करना है एडवांस, लेकिन ये जो चीजें आपने भी पढ़ ली है ना, तो घर जाके एक पेज पर साफ सुथरा सिर्फ रूल्स लिख ले और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? भेज देता हूँ, भेज।